दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का सारांश लेके आ गई हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेखक का परिचय बताऊंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर सारांश देखेंगे। ओके, तो देखिए लेखक जो है बातचीत पाठ के लेखक हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। ओके, उनकी निधन कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को हुई थी। क्लियर होता है? निवास स्थान उनका कहाँ था? इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मतलब कि या तो इलाहाबाद दे दिया जाएगा, या तो प्रयागराज दे दिया जाएगा, या तो फिर उत्तर प्रदेश दे दिया जाएगा, ठीक है। समझ आया? इनकी माता का नाम पार्वती देवी था, ठीक है। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, ठीक है। और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, और वो पेशे से क्या थे? वो पेशे से एक व्यापारी थे, ठीक है, व्यापार का काम करते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बालकृष्ण भट्ट जी कौन से काल के थे? तो वो आधुनिक काल के थे। ओके, और वो कौन से युग के थे बालकृष्ण भट्ट? तो भारतेंदु युग के थे, ठीक है। क्लियर हुआ? वो एक प्रमुख साहित्यकार भी थे। समझ आ गया? बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे, ठीक है। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट की कुछ रचनाएं हैं यहाँ पे, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनकी उपन्यास है, इनका नाटक है, इनका निबंध है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि निबंध इन्होंने लगभग 1000 लिखे हैं, लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखे हैं। इनकी उपन्यास का कुछ मैं जो बहुत ही प्रचलित उपन्यास है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, देखिए 100 अजान एक सुजान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद ही रखिएगा, ठीक है। और फिर मैं बताती हूँ नहीं, निबंध में एक चीज़ वो आप लोग नोट कीजिएगा, ये पक्का आ सकता है, बाल विवाह नाटक में आ सकता है, ठीक है। एक रोगी और एक वैध, ये आ सकता है। तो कुछ कुछ है जिसको रहस्य कथा, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे आप लोग ये सब देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक मोटा मोटी बता दी हूँ कि हाँ इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया? मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को सारांश बताती हूँ, ठीक है, कि इस चैप्टर में उन्होंने एक्चुअली में बात किस चीज़ के बारे में की है, किस टॉपिक के बारे में की है, मैं वो बता रही हूँ। देखिए वो कहते हैं बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले सारांश लिखने का मतलब होता है कि उस पाठ को, जो पाठ के शीर्षक हैं, उन्होंने उस शीर्षक का जो शीर्षक लिखा गया है वो किन के द्वारा रचित है, ठीक है, उनको किन्होंने लिखा है, तो वो मेंशन आउट आप लोगों को करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्लियर होता है यहाँ? जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि वाक शक्ति यानी कि जो बोलने की क्षमता है हम लोग के अंदर, हम लोग जो बोलते हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार रूप से बताया है। वो कहते हैं कि वाक शक्ति जो है वो ईश्वर का एक वरदान है, ठीक है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वह कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं
कि बाक शक्ति अगर इस संसार में नहीं होता तो ये पूरी संसार जो ये पूरी सृष्टि जो है वो एक गूंगी होती। तो वही वो बोलते हैं कि इस वाक शक्ति को ईश्वर ने हमें दिया है, तो एक वरदान के रूप में दिया है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता जो है वो बातचीत में जब वो वक्ता जो है स्पीच की तरह नाच खराश जाहिर नहीं करने का मौका मिलता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या स्पीच में जिस तरह से भाषण दिया जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, हम लोग वैसे नहीं ना बात करते हैं, तालियां तो नहीं बजाते लोग। तो नाच खराज करने की ज़रूरत नहीं होती है जब हम एक दो लोगों में या फिर तीन लोगों में बात करते हैं। ठीक है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाव बनकर उड़ जाता है। बेन जोन्स कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए, खाने पीने के लिए, चलने फिरने इत्यादि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह से बातचीत भी जो है वो हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है। वो कहते हैं कि इससे जो है बातचीत करने से इंसान का जो हृदय है वो चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है मन। अगर कोई मवाद हो बीच में, दो लोगों के आपस में बीच में कोई अगर तानाशाही हो या फिर कुछ भी हो, गुस्से हो, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो अंदर हृदय में जो भी गुस्सा होता है, गलतफहमियाँ होती है, बातचीत करने से वो सारी चीज़ें हैं वो दूर हो जाती है। तो वही ये कहे हैं कि भाव बनकर वो उड़ जाती है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि बेन जोन्स के बारे में उन्होंने कहा, बेन जोन्स कहते हैं कि बातचीत करने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। यानी कि बातचीत करने से ही तो हमें पता चलता है कि हाँ एक वो आदमी कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, वो कैसा हो सकता है, वो किस प्रकार का हो सकता है। हम उसके बारे में पूरी एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं कि हाँ वो आदमी अच्छा है या फिर बुरा है। तो बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक हम उसके साक्षात्कार को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। आगे देखिए वो कहते हैं लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया। लेखक इसमें बताते हैं कि कितने प्रकार की बातचीत हो सकती है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। नोटिस कीजिएगा जो मैं बात बोल रही हूँ, जिनका नाम ज़्यादा प्रचलित है इस चैप्टर में, उन पर नोटिस कीजिएगा। बेन जोन्स क्या कहते हैं और एडिशन क्या कहते हैं, दो मेन पॉइंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव कुछ में भी आ सकता है, इसलिए नोटिस कीजिएगा। तो देखिए एडिशन कहते हैं कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो लोगों में ही हो सकती है। अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। सही बात है कि असल बातचीत तो हम दो लोगों के बीच में ही बात कर सकते हैं ना। जब कोई तीसरा आ जाए तो हम वो दूसरे आदमी के बारे में नहीं बता सकते हैं कि हाँ वो तीसरा आदमी मेरे लिए मतलब हम उसके लिए कैसा फील करते हैं या फिर ये सब, क्योंकि तीसरे आदमी को बुरा लग सकता है, इसलिए हम दूसरे आदमी को नहीं बता सकते कि हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं या नहीं। तो सही बात है कि बातचीत जो है, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में ही हो सकती है। अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाए तो वो बातचीत नहीं होती है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ भाई हम आपसे भी बात कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, लेखक ने कहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन में आ सकता है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन किससे कहते हैं। ठीक है। अब इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख
मिलता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का सही उत्तम तरीका भी। अब देखिए यहाँ पे लेखक जो है उन्होंने बोला कि हम अगर अपने अंदर खुद से बातचीत करने के लिए सीख जाए, यानी कि अपने आप से स्वयं बातचीत करने के लिए सीख जाए, तो किसी प्रकार का वाद विवाद ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, तो बातचीत करने का सबसे सही उत्तम तरीका क्या है? बातचीत करने का सबसे सही उत्तम तरीका है कि जब हम खुद से बात करना सीख जाते हैं तो कोई भी किसी प्रकार के गिले शिकवे नहीं रहते हैं। सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।